नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खामनेई का जनाजा हॉर्मुज में एक बार फिर से धमाका। दरअसल खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच एक बार फिर से जंग भड़की है। हॉर्मुज में 3 तेल टैंकरों पर ईरान ने हमला किया है। कतर, सऊदी और लाइबेरिया के जहाजों को निशाना बनाया गया है। एक टैंकर में आग लगी है, अन्य जहाजों को भी नुकसान की खबर है। हमले के बाद हॉर्मुज में सुरक्षा लगातार उस पर सवालिया निशान है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की दहलीज पर खड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच क्षेत्र में तनाव अचानक और तेज हो गया। घटनाक्रम तब और ज्यादा गंभीर हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 3 वाणिज्यिक तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले की खबर सामने आई। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित तत्वों का हाथ है, जिसके बाद अमेरिका ने तत्काल जवाबी सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों, ड्रोन बेस, वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइल लॉन्च साइटों को निशाना बनाया। ताजा तनाव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में गिना जाता है, जहां से वैश्विक तेल का बड़ा आपूर्ति हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी सैन्य तनाव का असर अब सीधा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ईरान ने आखिर कहां हमले किए हैं, ये अगर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएं तो दरअसल हॉर्मुज में 3 जहाजों पर अटैक किया गया है। यह हम आपको बिग वॉल के जरिए जानकारी दे रहे हैं। और कहां पर हमले किए हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ओमान तट के पास सबसे पहला हमला किया गया ईरान के द्वारा इन जहाजों पर। ओमान तट के पास दूसरे यूएई के समुद्री मार्ग के करीब दूसरा हमला किया गया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का वो समुद्री मार्ग जिसके बहुत करीब ये दूसरा हमला। कतर के एलएनजी टैंकर पर तीसरा हमला किया गया है। ये 3 हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। सऊदी झंडे वाले टैंकर को भी निशाना बनाने की कोशिश ईरान ने की है, यानी कि खाड़ी देशों पर वो पूरा दबाव बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है। लाइबेरिया के तेल टैंकर पर भी हमले का दावा है। लाइबेरिया के तेल टैंकर पर भी ईरान ने हमला किया है। एक टैंकर में आग लगी है, जबकि अन्य जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। कई ऐसे जहाज हैं जिनको नुकसान पहुंचा और अब हमले के बाद हॉर्मुज में सुरक्षा का खतरा दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सुरक्षा में बड़े सवाल। ऐसे में अब सीधा आपको ले चलेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट डीके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जनाब साहब, एक बार फिर से ये 3 जहाजों पर हमला। खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में एक तरफ लगभग खत्म होने वाली ही थी कि उसके बाद ईरान ने यह बता दिया कि उसकी आगे इस युद्ध में रणनीति क्या है। जनाब साहब। जी हाँ वैभव, ईरान ने बार बार यह डिक्लेयर किया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे भी उन्होंने प्रचार किया है कि वह किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने से नहीं रोकेगा, बशर्ते वह जहाज पहले ईरान द्वारा निर्मित स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास अपनी डिटेल्स भेजे कि जहाज का नाम क्या है, कहां से जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या लेके जा रहा है और किस देश का जहाज है, किस देश का झंडा फहराएगा। और उस जहाज को ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यह इंस्ट्रक्शन देती है, हिदायत देती है कि वो अपना ट्रांसपोंडर बंद नहीं करेगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर जाए। हर रोज दर्जनों ऐसे जहाज ईरानियन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अथॉरिटी की परमिशन से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही हैं, चाहे अरब सागर से पर्शियन गल्फ की तरफ जाना हो या अरब की खाड़ी से निकलकर अरब सागर की तरफ आना हो। क्या रहा है, हो ये रहा है कि बीच बीच में अमेरिका के बहकावे में आकर कुछ देश अपने जहाजों को अमेरिकन प्रोटेक्शन में समझकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की कोशिश करते हैं और अमेरिका की नेवी चालाकी से इन जहाजों को बोलती है कि अब तुम हमारे संरक्षण में हो, अपना ट्रांसपोंडर बंद कर लो। और जो ओमान, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के दक्षिण में जो ओमान है, ओमान के तटीय क्षेत्र से चिपक चिपक कर निकलो। अब
जैसे ही आईआरजीसी को पता लगता है कि इस तरह से छुप छुप कर एक शिप, चाहे वो ऑयल टैंकर हो, गैस टैंकर हो, निकल रहा है, ओमान के तट से चिपक चिपक कर निकलने की कोशिश कर रहा है दिनों साहब, अमेरिकन बहुत माफी प्रोटेक्शन के में। साथ मैं आपको रुकना चाहूंगा क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ईरानी हमले पर अमेरिकी नेवी ने बड़ा पलटवार किया है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हमला हुआ है। केशन द्वीप और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के जवाब में अमेरिकी एयर स्ट्राइक, ईरान के 80 ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अब युद्ध जैसे हालात हैं और अब पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और इस आवाज को एक बार आप सुनिएगा। Wars. 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 तो ये वो तमाम ठिकाने जिन ठिकानों पर अब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। हमारे साथ मनन द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। यह लग रहा था कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद, उनको सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद स्थितियां, हालात सुधरेंगी, लेकिन अब तो ये और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मनन साहब, मनन साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फोन अपना अनम्यूट करिएगा। अभी भी सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनन साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। देवनाथ साहब, तब तक मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये हमें लग रहा था कि युद्ध शांत होगा, बातचीत होगी, आगे कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अब तो ये और तेज हो गया सर। जी हाँ, यह तेज क्यों हो रहा है? ये अगर हम देखें, अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान ने इन शिप्स पर हमला किया, इसीलिए अमेरिका ने अभी बंदर अब्बास पर, केशम द्वीप पर और खड़ग आइलैंड के पास भी हमला किया। लेकिन शुरुआती दौर में क्या हुआ? ईरान कह रहा है कि नहीं, पूरे इंसिडेंट की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका चुपके चुपके, छुपा छुपा कर ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर। बोलिएगा बोलिएगा देवनाथ साहब। जी हाँ, तो ईरान दावा कर रहा है कि ये मामला पूरा तब शुरू हुआ जब अमेरिका चुपके चुपके, छुपा छुपा कर ट्रांसपॉन्डर ऑफ करा के ओमान के तट से चिपका चिपका कर इन शिप्स को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने इन शिप्स पर छोटे छोटे हमले किए। देखिए, ईरान जो हमले कर रहा है, क्योंकि मैं बतौर वॉरफेयर एक्सपर्ट बता रहा हूँ, ईरान के जो हमले कर रहा है उनमें वॉरहेड बहुत छोटे हैं, 5 किलो 10 किलो के हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट वाले। तो इन जहाजों पे सिर्फ एक धमाका होता है, धुआं निकलता है, आग कोई खास लगती नहीं है। और ईरान से अगर ईरान की नेवी चाहे तो यही हमले बड़े बड़े वॉरहेड के साथ कर सकती है, जहां हाई एक्सप्लोसिव 50 किलो 60 किलो का होता है और वो जहाज के हल में छेद करके अंदर घुस के अंदर जो कच्चा तेल है उसमें आग लगा दे। देखिए, जहाज की जो बॉडी होती है, पानी के जहाज, वो 25 मिलीमीटर मोटे स्टील से बनती है। उसको ये छोटे रॉकेट से कोई छेद नहीं कर पाते। लेकिन ईरान जानबूझ के बड़े वाले रॉकेट्स इन जहाजों पर नहीं फायर कर रहा, क्योंकि ईरान इन जहाजों को डुबाना नहीं चाहता। ईरान सिर्फ इन जहाजों की कंपनियों को वार्निंग देना चाहता है। जी, संदेश देना चाह रहा है कि वो और भी बड़ा हमला कर सकता है। मनन साहब, इस संदेश के पीछे का मकसद क्या है और अमेरिका ने जिन ठिकानों पर ईरान के हमला किया है, वो ठिकाने ईरान की भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं? मनन साहब, देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक तरीके से एनआरकी की सिचुएशन फैल गई है और जो एमओयू साइन हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, सीज फायर वायलेशन दोनों साइड से हुए हैं। पर अगर हम 15 दिन पहले की घटनाक्रम को देखें तो हम पाएंगे कि पहला जो सीज फायर वायलेशन हुआ था वो ईरान की तरफ से हुआ था। और अब ये क्वेशम सरकी और बंदर अब्बास और खर्ग आइलैंड पर जो अटैक्स हुए किए अमेरिका ने, वो भी पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड थे। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कॉमर्शियल शिपिंग को एमओयू साइन होने के बाद भी और सीज फायर लागू होने के बाद भी तेहरान रिजीम टारगेट कर रही है, इनोसेंट पैसेज का एक सिद्धांत होता है एक अंतरराष्ट्रीय विधि में। ये होता है कि मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं कि एक तरीके से नेवल ब्लॉकेड
कोई भी कंट्री तभी लगा सकता है, अनक्लॉज में भी ये बात की गई है, जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ये तभी लगाया जा सकता है नेवल ब्लॉकेड, या मिलिट्री एक्टिविटी तभी की जा सकती है, या सो कॉल्ड वॉरफेयर एक्टिविटी तभी की जा सकती है जब हम कह सकते हैं कि एक कंट्री को, यहां पर ईरान एग्जांपल है, ईरान को जब तक मिलिट्री एडवांटेज नहीं हो, और इसके कई मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनोसेंट पैसेज और ट्रांजिट पैसेज ही मतलब जो बात है वही फाइनल है। तो कहने का मतलब है ईरान एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय विधि के हिसाब से और इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से एक पायरेट कंट्री की तरह, एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह, एक जलदस्यु की तरह एक्ट कर रहा है। और कहीं पर कोई भी युद्ध हो, खर्ग आइलैंड पे अमेरिका अटैक करे या ना करे, या फिर और एरियाज को निस्तनाबूद करे अमेरिका, वो तो करेगा ही, पर ईरान को अंतरराष्ट्रीय विधि और मैरीटाइम स्पेस के आधार पर ये बिल्कुल अधिकार नहीं बनता कि वो इनोसेंट न्यूट्रल शिप्स को अटैक करे। और ये बहुत क्लियरली कहा गया है अंतरराष्ट्रीय नियमों में कि राइट टू बोर्ड होता है, राइट टू विजिट नाम की एक चीज होती है। अगर ईरान को शक होता है कि ये शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जो गुजर रहे हैं ये शिपिंग वाले नहीं है, और कहीं ना कहीं मिलिट्री या सामरिक या रणनीतिक इंपॉर्टेंस इनकी है, तब ईरानियन नेवल फोर्स उनको बिल्कुल पीसफुली बोर्ड कर सकती है, चेक कर सकती है, और संतुष्टि हो जाने के बाद उनको वो आगे जाकर छोड़ सकती है। यानी मनन साहब, आपके हिसाब से ईरान ने इन शिप्स पर जो हमला किया है वो हाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं है। लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें। ईरानी हमले पर अमेरिकी नेवी ने बड़ा पलटवार किया है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हमला हुआ है। केशम द्वीप और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के जवाब में अमेरिकी स्ट्राइक, ईरान के 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ अमेरिकी कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल लगातार जो तस्वीरें अमेरिकी स्ट्राइक के सामने आ रही हैं, इस शोर को, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। बिल्कुल इस आवाज को देवनाथ साहब आपने सुना होगा, और अमूमन ऐसी आवाजें आप सुनते भी रहते होंगे, लेकिन एक साथ 80 ठिकानों पर हमला अमेरिका ने किया है। सर, ये बहुत बड़ा हमला मुझे लग रहा है कि इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा ये हमला अमेरिका का है। अमेरिका ने अपनी स्थितियां बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि ईरान को वो अपनी शर्तों पर झुका कर रहेगा। त्रिवेदी साहब। हाँ वैभव, देखो कल आयतुल्लाह अली खमेनी को जब सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा 9 जुलाई को, तो उसके बाद 10 जुलाई या 11 जुलाई तक दुनिया भर से 70 से ज्यादा देश के जो डेलीगेशन गए हैं वो वापस चले जाएंगे। ईरान का एयर स्पेस भी क्लियर हो जाएगा। एक बार जब वह स्थिति हाल हो जाएगी तो फिर बातचीत की शुरुआत हो सकती है। बातचीत शायद 12 जुलाई या 13 जुलाई को शुरू होगी, और शायद इस्लामाबाद में शुरू होगी। जाहिर बात है अमेरिका के बाद सर बातचीत अब होगी, उम्मीदें जिंदा हैं आपको देवनाथ साहब? जी हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत हमेशा होती है, चाहे वो वियतनाम का युद्ध हो, नॉर्थ कोरिया का युद्ध हो, या अफगानिस्तान का युद्ध हो, जो कि सालों चले, दशकों चले, और उसके बाद लगातार काफी दर्जनों बातचीत के बाद कुछ समझौता हुआ। अगर हम याद करें, छोटा सा एक गलवान का स्कर्मिश हुआ था, बहुत छोटा सा स्कर्मिश हुआ था। उसके बाद उभय पक्ष के कोर कमांडर्स के बीच में 17 राउंड टॉक्स हुई थी चीन के साथ, और विदेश मंत्रालय के लेवल पर 21 राउंड टॉक्स हुई थी चीन के साथ अगले 2 साल तक। उसके बाद कुछ सहमति बनी थी चीन के साथ, गलवान के बाद की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बातचीत हमेशा होती है। हाँ, बातचीत अगले हफ्ते होगी या अगले महीने होगी, उसके बारे में संशय रहता है। और बातचीत किस लेवल पर होगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप या जेडी वांस के लेवल पर होगी, या मार्को रूबियो
या उससे भी नीचे के पद अधिकारियों के लेवल पर होगी। बातचीत होगी, इस्लामाबाद में होगी, ऐसा संशय आ रहा है। अमेरिका 80 जगह पे अगर हमले करता है तो वो ईरान को दिखाना चाहता है कि अपर हैंड युद्ध में अमेरिका का ही रहेगा। और इस जब ईरान बातचीत के लिए आए तो अपने दिमाग में इस फैक्ट को याद करे कि अमेरिका चाहे तो 80 ठिकानों पर हमले कर सकता है। लेकिन देखो, ये समझना पड़ेगा कि ईरान जो है उसको, ये जितने इंटरनेशनल मैरीटाइम कानून हैं, ये ईरान को भी मालूम है। देखो, डाकुओं को भी पता होता है कि डकैती करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी। बिल्कुल। तो ये कहना कि डाकुओं को डकैती नहीं करनी चाहिए, ईरान को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम कानून के खिलाफ वह काम कर रहा है। लेकिन ईरान की मजबूरी है, चाहे हम एग्री करें या ना एग्री करें, दबाव डालने के लिए ईरान के पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है। तो दबाव कैसे कैसे डालेंगे? डालेंगे दबाव? हाँ। दबाव तो ईरान को भी डालना है ना। आफ्टर ऑल उनके, आप सोचिए, आयतुल्ला अली खामेनी को जो मार डाला गया, नृशंस हत्या कर दी गई 28 फरवरी की रात को 30 और टॉप जनरल्स और पॉलिटिशियंस की। तो उसके बाद किसी भी देश को गुस्सा तो आएगा ना, कुछ तो काउंटर करेगा। मैं, क्योंकि दर्शक को समझाने के लिए मैं कई बार भारत की एग्जांपल देता हूं। समझिए, आज दुश्मन के साथ बातचीत चल रही है, भारत की पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ बातचीत चल रही है, और खबर है कि रात के 12 बजे राष्ट्रपति भवन के ऊपर 40 बॉम्ब फेंक दिए गए, जिसमें मीटिंग में भाग लेने वाले हमारे 30 अधिकारी मारे गए। तो उसके बाद क्या भारत इंटरनेशनल कानून मानते हुए अगला युद्ध करेगा? सवाल ही तो नहीं है उसके सर। बाद जब आपने जो हमारी भी सबसे मजबूत मजबूत जो नस है, उस नस को पकड़कर आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो हमारे पास फिर अपने आत्मसम्मान को, अपनी संप्रभुता को, अपने देश को बचाने के लिए फ्रंट पर लड़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद नियम बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। मनन साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। इस वक्त अब ये जो हमला हुआ है, जब कई देशों के डेलीगेशन ईरान में मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अमेरिका पर आने वाले वक्त में दबाव और बढ़ सकता है अगर ये हमले बढ़ते हैं तो? देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो इस पूरी की पूरी परिपाटी से कभी भी संबंध नहीं रखता और कभी भी इसके साथ सिंपैथी या सपोर्ट नहीं रख सकता, एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्टूडेंट या स्कॉलर होने के नाते। मुझे लगता है कि ह्यूगो ग्रोशियस को अगर हम देखें तो हम उसमें पाएंगे कि स्लीपिंग वॉर्ड्स की उन्होंने इनिशियल अपनी जो लॉ ऑफ सी करके पुस्तक है उसमें बात की है, जिसको बाद में अल्फ्रेड थेयर महान और बाकी के लोगों ने, कार्ल हॉशोफर और काफी लोगों ने उस पर चर्चा की है, उसको एक्सपेंड किया है। तो हम उसमें कहेंगे कि ये भी एक तरीके से स्लीपिंग वॉर की तरह ही है, मतलब इंटरमिटेंट डिप्लोमेसी चलती रहती है और साथ में युद्ध भी चलता रहता है, साथ में प्रोवोकेशन चलता रहता है, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो गेम थ्योरी होती है उसको हम, मुझे लगता है, पूरी तरीके से परिलक्षित होते हुए, रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। और जहां तक भारत का एग्जाम्पल, भारत के कंपैरिजन की बात है ईरान के साथ, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। मैं यही कहूंगा कि भारत अगर अटैक नहीं करता है अपने सोल्जर्स की या अपने ऑफिसर्स की डेथ के बाद, तो ये भारत का प्रॉब्लम है। और जो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सर्कमस्टेंसेस है, वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि भारत एक तरीके का विक्टिम देश है, अमेरिका भी एक तरीके का विक्टिम देश है, इजराइल एक तरीके का विक्टिम देश है, कि हम लोग आतंकवाद के अगेंस्ट, वैश्विक आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और भारत ने कभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं किया। तो अगर हम मॉरल पोजीशन भी कुछ होती है, मैं वॉरफेयर की बात नहीं कर रहा, मॉरल नैतिक पोजीशन भी राष्ट्रों की डिप्लोमेसी में होती है, ये बहुत बड़ा मेन घटक है डिप्लोमेसी का। उसके चलते अगर भारत अटैक नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें भारत की गलती है। और ईरान भारत का एग्जांपल जो है वो नॉन स्टेट भारत एक्टर और टेरर एक्टर्स का सपोर्टर है। तो बात अपने आप डिफरेंट है भारत और अमेरिका, भारत और ईरान के बीच में। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना होगा, जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा, कि जब आप पहले ही हमले में उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर देते हैं, उनके टॉप कमांडर को खत्म कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास लड़ना ही एक अंतिम रास्ता बचता है। और
जितनी क्षमता होगी ये तय है, आप उतना ही दूर तक जा सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के जरिए अपनी बातचीत को देश के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।